इन अ सेंस बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। एमकैस का जिक्र मिटा दिया गया, जिसका कंट्रोल कभी भी उनके हाथ से जा सकता है। बट ये बोइंग की सिर्फ एक हिमाकत नहीं थी, पूरे प्लेन का कंट्रोल एयरप्लेन क्रैश होने के बाद कुछ 100-200 मिलियन डॉलर्स की खातिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग वो इवेंट डिस्कस करेंगे जो 2018 और 19 के क्रैशेस का डायरेक्ट सबब बना। ये इवेंट है 2010 के अंदर एयरबस A320 नियो का लॉन्च। एयरबस ने अपने पुराने एयरप्लेन्स के अंदर नए और बड़े इंजन्स लगा के एयरलाइंस को प्रॉमिस किया कि भाई ये इंजन्स 10 से 15% तक ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब 10 से 15% की बचत एयरलाइंस की ना। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है ओवरऑल मार्केट पे वो हम देख सकते हैं कि 2011 के अंदर हम अगर बोइंग और एयरबस के ऑर्डर्स देखें कि किसको कितने एयरप्लेन के ऑर्डर्स मिले, तो आप देख सकते हो कि एयरबस को कई ज़्यादा एयरप्लेन के ऑर्डर्स मिले कंपेयर टू बोइंग। एयरबस को इतने ज़्यादा एयरप्लेन्स का ऑर्डर मिलना बोइंग के लिए एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी और इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए बोइंग के पास दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन था कि भाई बोइंग जो है वो एयरबस की तरह नए बड़े ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स अपने भी एयरप्लेन्स में लगाएं और उनको मार्केट में लॉन्च कर दें। ठीक है, द सेकंड ऑप्शन इज़ कि बोइंग पूरे अपने प्लेन्स को रीडिज़ाइन करे, नई टेक्नोलॉजी लगाए, उसके अंदर नए बेहतर इंजन्स लगाएं और फिर मार्केट में नए प्लेन्स लॉन्च करें। जाहिर सी बात है, नए प्लेन्स बनाने लॉन्च करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होती है, आपको बहुत सारा टाइम और पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत मैन पावर लगता है। जाहिर सी बात है बोइंग इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। नाउ ये एयरप्लेन रीडिज़ाइन करने की बात कहाँ से आई? अगर आपका कंपेटिटर है एयरबस, उसने नए इंजन्स लगाएं, आप भी कुछ इसी तरह का काम करें। इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कि भाई पूरा एयरप्लेन रीडिज़ाइन करना? वो इस वजह से क्योंकि बोइंग के एयरप्लेन्स 50 से ज़्यादा साल पुरानी एयरफ्रेम के ऊपर चल रहे थे। मतलब ये है कि वो एयरफ्रेम बहुत पुराने थे, छोटे थे, छोटे इंजन्स के लिए डिज़ाइन किए गए थे, उसमें नए बड़े इंजन्स लगाना आसान नहीं था। सो लॉजिक ये डिक्टेट करती है कि भाई उस केस में आपको नए बड़े इंजन्स लगाने की जगह पे आपको पूरा प्लेन रीडिज़ाइन करना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, बेहतर इंजन्स इस्तेमाल करने चाहिए और जहाँ पे एयरबस 10-15% में भी ऑफ़र कर रहा है फ्यूल सेविंग्स में, आप 20-25% ऑफ़र करते और मार्केट कैप्चर कर लेते। बट अफसोस ये है कि जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंजीनियर्स हार चुके थे। लॉजिक को लात मार के जो मैकडॉनल्ड डगलस के एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम पैसे बचाएंगे, हम जो है वो नया प्लेन डिज़ाइन करने की जगह पे नए इंजन्स लगाएंगे। नाउ ये डिसीजन एयरबस के लिए तो बहुत आसान था क्योंकि एयरबस का फ्रेम नया था, बोइंग का फ्रेम पुराना था, इस वजह से नए इंजन्स लगाना आसान नहीं था। लेट्स डिस्कस दैट। नाउ ये डायग्राम ज़रा अपने सामने देखें तो बड़ा ही वाज़ेह फ़र्क है बोइंग और एयरबस के प्लेन्स में। एयरबस के प्लेन्स ऊंचे हैं, मतलब अगर नया बड़ा इंजन लगाना है तो बड़ी ही आसानी से नया बड़ा इंजन लगा सकते हैं और तब भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी रहेगी। बोइंग के प्लेन्स जो हैं अगर आप देखें तो बोइंग के प्लेन्स नीचे हैं, मतलब अगर नया बड़ा इंजन लगाते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बचेगी, इंजन नीचे टकराएगा। अब जाहिर सी बात है एयरप्लेन्स इस तरह से तो ऑपरेट हो नहीं सकते। सो बोइंग ने इसको हल इस तरह से किया कि इंजन्स की प्लेसमेंट चेंज की। इंजन विंग्स के नीचे लगे होते हैं, उनको विंग्स के नीचे से हटा के विंग्स के थोड़ा सा आगे लगा दिया। ये डायग्राम के ऊपर आपके सामने मूवमेंट शो हो रही है कि बोइंग ने पहले क्या प्लेसमेंट थी और नई प्लेसमेंट क्या डिसाइड करी और 2012 में उन्होंने इस प्लान के साथ नए एयरप्लेन्स को 737 मैक्स के नाम से लॉन्च कर दिया। नाउ एयरप्लेन्स का लॉन्च जो है वो एक सिर्फ वादा होता है कि हम इस तरह का एयरप्लेन डिज़ाइन कर रहे हैं और एयरलाइंस जो है वो उसको ऑर्डर्स दे देते हैं। एयरबस ने भी कुछ ऐसे ही किया था, उन्होंने 2010 में अपना नया A320 नियो लॉन्च किया। प्लेन तैयार नहीं था बट प्लान्स लॉन्च किए और एयरलाइंस जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिए है और 2014 में कहीं जाके उस A320 नियो की, मतलब 4 साल बाद, उसकी पहली मेडन फ्लाइट। ना बोइंग्स को ऑर्डर सिक्योर करने थे और बोइंग ने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। आप 2013 के एयरबस और बोइंग के फिगर्स अगर देखें तो रिलेटिवली मिलते जुलते ही हैं। तो जहाँ पे 2011 के अंदर बोइंग को झटका लगा था, जिसकी वजह से बोइंग ने ये डिसीजन लिया नए बड़े इंजन्स लगाने का और इंजन प्लेसमेंट चेंज करने का, तो वो जो है अब मिटिगेट हो गया। अब वो लॉस बोइंग को नहीं रहा, ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। नाउ
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान ये पता लगा कि इंजन की प्लेसमेंट की वजह से एयरप्लेन स्टॉल कर रहा है। एयरप्लेन स्टॉल करने का मतलब ये है कि एयरप्लेन उड़ते उड़ते उसका एंगल ऑफ अटैक इतना ज़्यादा हो जाए कि वो एयरप्लेन नीचे की तरफ गिर जाए। नाउ आपने देखा होगा कि छोटे एयरप्लेन्स, फाइटर पायलट्स हो गए, स्टंट प्लेन्स हो गए, फाइटर प्लेन्स हो गए, वो बड़े ही अजीब अजीब करतब कर सकते हैं। वर्टिकल फ्लाइट भी कर सकते हैं, उल्टे सीधे, हर किस्म के करतब जो है वो करते हैं। नाउ वो ये इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि उनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इंजन्स बहुत पावरफुल होते हैं और एयरप्लेन का अपना मास या वज़न जो है वो काफ़ी कम होता है। कमर्शियल एयरलाइनर्स ऐसे नहीं कर सकते, उनके इंजन्स जो है वो इतने पावरफुल नहीं होते और उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। हेंस अगर वो एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक के ऊपर, मतलब कमर्शियल एयरलाइनर सीधा ऊपर नहीं जा सकता रॉकेट की तरह, लेकिन अगर आप फाइटर प्लेन्स देखें तो फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ के बाद सीधा ऊपर भी जा सकते हैं। करतब वाले स्टंट प्लेन्स जिनको कहते हैं वो भी आप देखें तो वो सीधा ऊपर भी जा सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि उनके इंजन्स कंपेयर टू द वेट ऑफ द प्लेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन एयरलाइनर्स के केस में ऐसा नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा अगर एंगल पे फ्लाइट या टेक ऑफ करेंगे तो वो एयरप्लेन जो है वो ऊपर जाने की जगह वो एयरप्लेन स्टॉल कर जाएगा। एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, थ्रस्ट बहुत कम होगा, एयरप्लेन स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी और फिर एयरप्लेन नीचे गिर जाएगा। इस मसले को हल करने के लिए बोइंग ने अपने फाइटर प्लेन डिवीजन से मदद ली। फाइटर प्लेन्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट्स नोन बाय द नेम ऑफ एमकैस। एमकैस इज मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। ये सिस्टम डिसाइड करता है, पायलट से इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता है कि प्लेन का एंगल कितना ऊपर की तरफ या कितना नीचे की तरफ होगा। अब जाहिर सी बात है क्योंकि प्लेन स्टॉल कर रहा है विदाउट द पायलट नोइंग, तो एमकैस पहले से प्रेडिक्ट करता है कि अच्छा ठीक है अब प्लेन का एंगल ऑफ अटैक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो प्लेन को थोड़ा सा उसका एंगल सही कर देता है खुद ही, पायलट को नहीं पता। तो बोइंग ने जो है वो इस सिस्टम का अपने प्लेन्स के अंदर इस्तेमाल किया। ये सिस्टम वर्टिकल स्टेबलाइजर को कंट्रोल करता है जो यहाँ पे टेल में लगा होता है। इस वर्टिकल स्टेबलाइजर का काम होता है ये डिसाइड करना कि प्लेन कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगा। अगर वर्टिकल स्टेबलाइजर इस पोजीशन में है दैट मींस द प्लेन इज टेकिंग ऑफ, एंड अगर ये वर्टिकल स्टेबलाइजर इस पोजीशन में है मींस इट्स लाइक दिस, दैट मींस द प्लेन इज एक्चुअली गोइंग डाउन। ठीक है, तो इस तरह से बोइंग ने अपने प्लेन्स को स्टॉल करने से बचाया। नाउ बोइंग का सबसे बड़ा चैलेंज, उनको इंजन प्लेसमेंट नहीं थी। बोइंग का सबसे बड़ा चैलेंज प्लेन को स्टॉल से बचाना नहीं था। बोइंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्होंने एयरलाइनर्स के साथ एक झूठा वादा किया था कि भाई एयरलाइनर्स को पायलट्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नया प्लेन जो हम लॉन्च कर रहे हैं इसमें पायलट्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इंजन चेंज किया है, कॉकपिट का डिज़ाइन सेम है, प्लेन सेम है, तो पायलट्स रिट्रेन करने की क्या ज़रूरत। क्योंकि एयरबस ने भी यही वादा किया था, बोइंग ने भी यही वादा किया, लेकिन एयरबस ने एमकैस तो नहीं लगाया था, बोइंग ने एमकैस लगाया था। तो बनता यह है कि बोइंग एयरलाइंस को बोले कि भाई हम ये नई चीज़ ऐड कर रहे हैं प्लेन के अंदर और पायलट्स को ट्रेन करना लाजमी है। तो बोइंग ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि प्लेन्स को सॉरी पायलट्स को ट्रेन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, इन अ सेंस बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सबसे पहले एक सिमुलेटर तैयार करना पड़ता है और फिर पायलट्स को एक पर्टिकुलर जगह पे बुला के उनको ट्रेनिंग देनी होती है। वहाँ पे उनका रहने का खर्चा, खाना पीना, सारी अकोमोडेशन जो है वो एयरलाइनर्स अपने खर्चे पे करती हैं, पायलट्स का कुछ खर्चा नहीं होता। तो लगभग तकरीबन एक पायलट के पीछे 40 से 50 हज़ार डॉलर्स का खर्चा होता है उनको ट्रेन करने के लिए। अब जाहिर सी बात है दुनिया में हज़ारों पायलट्स होते हैं, तो उन हज़ारों पायलट्स को ट्रेन करना एक बहुत बड़ी अमाउंट बनता है। एयरप्लेन्स को वादा किया जा चुका था कि उनके पायलट्स को रीट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से डिसाइड ये किया गया कि एमकैस का नाम हर रिपोर्ट, मैनुअल, हर डॉक्यूमेंट से, हर जगह से एमकैस का जिक्र मिटा दिया गया। कुछ लोगों की लालच की वजह से अब पायलट्स ऐसा प्लेन उड़ा रहे हैं जिसका कंट्रोल कभी भी उनके हाथ से जा सकता है। एमकैस एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर था, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर था। मतलब पायलट्स कुछ भी करें वो वर्टिकल स्टेबलाइजर को ऊपर नीचे करके प्लेन्स के एंगल को भी सेट कर सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पायलट्स। बट ये बोइंग की सिर्फ एक हिमाकत नहीं थी, इसके साथ साथ बोइंग ने एक और हिमाकत भी करी। वो ये है कि एमकैस सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है एंगल ऑफ अटैक सेंसर के ऊपर। टेक ऑफ से पहले इस सेंसर को कैलिब्रेट किया जाता है, ये सीधा होगा। जैसे ही टेक ऑफ होगा
ये एंगल ऑफ अटैक सेंसर कुछ टेक ऑफ के साथ प्लेन के एंगल के साथ इस तरह से हो जाएगा, बट हवा से टकराने की वजह से ये एंगल ऑफ अटैक सेंसर सीधा हो जाएगा टेक ऑफ के दौरान। एंड ये जो डिफरेंस आया है ये एमकैस को बताएगा कि प्लेन का एंगल कितना है। ये सारा डायग्राम के ऊपर आपके सामने जो है वो चल रहा है। बोइंग की हमाकत ये थी कि पूरे प्लेन के अंदर एक एंगल ऑफ अटैक सेंसर दिया है। नाउ एयरप्लेन्स जो हैं वो अक्सर टर्बुलेंस के थ्रू गुजरते हैं, कभी बर्ड स्ट्राइक्स हो जाती हैं, नमी की वजह से ख़राबियाँ हो जाती हैं। ऐसी सूरत में पूरे प्लेन का कंट्रोल एक सॉफ्टवेयर को देना जो कि एक सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि ख़राब भी हो सकता है, एंड पायलट्स को और एयरलाइंस को उसकी भनक भी नहीं पड़ने देना कि भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है प्लेन के अंदर जो कभी भी पायलट से एयरप्लेन का कंट्रोल छीन सकता है। ये हमाकत नहीं तो और क्या है। 2016 में 737 मैक्स 8 नाम का ये तैयारा जिसमें एमकैस इंस्टॉल्ड है, ये अपनी मेडन फ्लाइट करता है। 2017 में कमर्शियल एयरलाइंस जो हैं वो इसको सर्विस में ले आती हैं, और 2018 में इंडोनेशियन फ़्लाइट 310, इंडोनेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 310 अपने टेक ऑफ के 23 मिनट बाद गिरकर तबाह हो जाती है। ब्लैक बॉक्स रिकवर करने पे ये पता लगता है कि थ्रू आउट इट्स जर्नी द प्लेन वॉज कंटिन्यूसली डाइविंग, मतलब प्लेन जो है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा था। पायलट्स लड़के उसको ऊपर लाते बट वो फिर नीचे चला जाता, और इवेंचुअली पायलट्स ये जंग हार गए और ये प्लेन पानी में गिरकर अपने पैसेंजर्स समेत तबाह हो गया। एयरप्लेन क्रैश होने के बाद बोइंग का रद्द-ए-अमल ये था कि उन्होंने एयरलाइंस के ऊपर और पायलट्स के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि उनके अपने प्लेन सेफ़ हैं, लेकिन एयरलाइंस की गलती थी कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, और पायलट्स की गलती थी कि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं था। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर इथियोपियन एयरलाइंस का प्लेन भी क्रैश होता है, एंड ब्लैक बॉक्स रिकवर करने पे सामने आता है कि एग्जैक्ट सेम सर्कमस्टांस थे कि भाई पायलट्स जो है उनके हाथ से कंट्रोल चला गया था, वो प्लेन को ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लेन फिर भी डाइव करते करते इवेंचुअली वो प्लेन भी तबाह हो गया। कुछ 100-200 मिलियन डॉलर्स की खातिर बोइंग ने 400 लोगों को मरने दिया। क्या एमकैस लगाना गलत था? आई डोंट थिंक सो। लेकिन पायलट्स को ट्रेन ना करना, एयरलाइंस को बताना नहीं कि ये नई चीज़ है, प्लेन के अंदर कंट्रोल जा सकता है पायलट्स के हाथ से, फिर उसके बाद एक्सेप्ट भी ना करना, सारा ब्लेम जो है वो एयरलाइंस पे और पायलट्स के इनएक्सपीरियंस के ऊपर डाल देना, ये गलत है। लेकिन अगर 2001 में बोइंग के इंजीनियर्स जीते होते तो शायद ये 400 लोग भी आज जिंदा होते, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो पूरी लीगल एक्टिविटीज़ हुई थी 2018-19 के क्रैशेस के बाद, जो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई थी विद बोइंग एंड विद द विक्टिम्स ऑफ द एयरप्लेन क्रैशेस और उनके रिलेटिव्स के साथ जो कुछ भी हुआ, वो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन, पार्स आउट।